हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स को। ठीक है, फोर्स 11th स्टैंडर्ड पे अप्लाई कैसे होता है और इसको न्यूमेरिकल्स में किस तरह हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। ओके, सो शुरू करते हैं। सपोज़ कोई इंसान कोई बॉक्स को टान रहा है, तो वो क्या कर रहा है? टेंशन जनरेट कर रहा है। एरो जो होगा वो इस तरह होगा, क्योंकि टेंशन का डेफिनेशन होता है कि वो सोर्स से हमेशा दूर लगता है, मतलब सोर्स से अवे। ठीक है, क्योंकि टेंशन अगर इधर नहीं लगेगा तो उसको वो खींचेगा कैसे, इसीलिए एरो इस तरह होगा। हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट हो उससे दूर। ओके, तो फोर्स जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक रियल एक स्यूडो। तो रियल फोर्स और स्यूडो फोर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। एक रियल फोर्स और स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स इसलिए लिया जाता है ताकि मोशन को बैलेंस में रख के ऑब्जर्व किया जा सके। वो आगे जैसे जैसे अप्लाई करेंगे हम लोग वो समझ में आते आएगा। ठीक है, और फोर्सेस बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे हम लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, चाहे वो मस्कुलर हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे और भी बहुत कुछ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मतलब अगर दो चार्ज है तो ये फोर्स, ये जितना फोर्स उस पर देगा और जिस डायरेक्शन पे देगा उसके अपोजिट वो उल्टा वाला उस पर देगा। जैसे कि देख सकते हैं हम लोग कि दो चार्ज हैं, एक Q1 और कुछ ज़्यादा ही भीग जा रहा है, Q1 और ये Q2, दोनों प्लस चार्ज है। तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा और इस पर फोर्स लगाएगा। मान लेते हैं ये चार्ज 1 है और ये 2 है। इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो इसमें तो खैर हम लोग यहीं पे देख सकते हैं कि सेकंड पे जो फोर्स लग रहा है ना, वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? राइट। फर्स्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो लेफ़्ट। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। F12 को कैसे लिखते थे हम लोग? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये दूरी क्या है? r। किस डायरेक्शन में? फोर्स ऑन 1 पे जो फोर्स लग रहा है 2 के चलते वो इधर लगेगा, क्योंकि प्लस को रिपेल करेगा। तो ये हो जाएगा -I। लेकिन फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वो किधर लगेगा? राइट। ये सबको पता है कि जब राइट में लगता है तो +I और लेफ्ट में लगेगा तो -I। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब 1 पे जो फोर्स लग रहा है किसके चलते? 2 के चलते। वो ठीक उल्टा है जो 2 पे फोर्स लग रहा है 1 के चलते। दिख भी रहा है, ये राइट ये लेफ्ट, तो दोनों इक्वल तो होगा लेकिन अपोजिट। ओके, इसको अंदर ले सकते हैं। इक्वल होगा इसीलिए मॉडुलस दे दिए हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड से क्या होता है? बराबर होता है वो। क्लियर है? इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगा वो क्या होगा? FBD, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। कोई भी बॉडी 1 2 3 उसका कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो उसमें होगा क्या कि एक को अलग करके देखना है कि कितना फोर्स उस पर काम कर रहा है। ओके, सपोज ये M1 है, ये M2 है। ठीक है, और ये सरफेस है। तो M1 का कुछ वजन होगा जो M2 पे जा रहा होगा, मतलब कुछ दबाव उस पर पड़ रहा होगा, और M2 भी कुछ दबाव M1 को दे रहा होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। और M1 और M2 दोनों मिलकर धरती पे भी कुछ फोर्स दे रहा होगा, उसके बदले धरती भी उसको कुछ फोर्स दे रहा होगा।
तो ये सब सोचते हुए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज M1 इस पर कुछ फोर्स लगा रहा है तो M2 भी उसको रिएक्शन देगा। सपोज वो रिएक्शन क्या है, N1, M1 जो इसको दे रहा है, और हम लोगों को पता है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, तो जितना नीचे रिएक्शन होगा या जितना नीचे फोर्स मिलेगा उतना ही ऊपर भी मिलेगा। मतलब ये जितना दबाव इस पे देगा उतना ही दबाव इसको भी मिलेगा। क्लियर है? अब M2 यहाँ N2 जो रिएक्शन दे रहा है वो क्या है, N2 ज़मीन पे, तो इसको भी क्या मिल रहा है, ज़मीन की तरफ से N2। क्लियर है? नाउ एक चीज़ हम लोग और देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, अगर दोनों को एक सिस्टम लेंगे हम लोग तब तो M1 + M2 हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स में ऐसे लिया जाता है कि अलग अलग ही लिया जाता है ताकि जितना भी डिटेल प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व कर सकें। तो पहले तो आदत होना चाहिए कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं सभी का अलग अलग। ओके, अगर साथ में देखा जाए तो क्या होगा, इसका मास हो जाएगा M1 + M2, ये सीधा एक रिएक्शन देगा N और इसको बदले में क्या मिलेगा, N। ख़त्म, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, FBD जिसको बोलते हैं, किसको, M1 का। तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे हम लोग कि X के अलॉन्ग कोई मोशन हो रहा है या Y के अलॉन्ग कोई मोशन हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे कोई मोशन नहीं हो रहा है, ना ही उधर जा रहा है बॉडी, ना ही ऊपर जा रहा है चाहे नीचे। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में क्या होता है, जो भी फोर्सेस ऊपर नीचे है उसको हम डायरेक्ट इक्वल कर सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये M है, इसको कौन सा रिएक्शन मिल रहा है, अगर हम इसको काट के देखें तो इसको मिल रहा था N1। कोई प्रॉब्लम है, इसको बड़ा कर देते हैं N1। और ये नीचे कितना दे रहा है, M1G। तो हम लोग बोल सकते हैं कि M1G N के बराबर है, M1G = N1। अब आते हैं FBD ऑफ M2। अब इसको देखिए, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए जो ऊपर वैल्यू था और नीचे वैल्यू था दोनों को हम बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि मोशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे M2 क्या कर रहा है, M2 के अंदर देखिए N1 घुसा हुआ है, N1 है, और यहाँ क्या है, इसको मिल रहा है N2। ठीक है, और ये क्या दे रहा है, M2G। ओके, जो ग्राउंड को रिएक्शन दे रहा है वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ इस पे क्या बीत रहा है बेचारा, उसका दर्द देखा जाएगा यहाँ पे। ओके, तो N1 नीचे और M2G नीचे और ऊपर N2, क्योंकि मोशन बैलेंस है, न ऊपर जा रहा है न नीचे, न लेफ्ट न राइट। तो जो भी फोर्सेस काम करेंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, N1 की जगह क्या रख सकते हैं, M1G, M2G, N2 रहने देते हैं, तो G कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, M1 + M2 = N2। और ये तो होना भी था, क्योंकि N2 जो मिलेगा वो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के चलते मिलेगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो हम लोग देख सकते हैं अब इसमें कंबाइंड FD में, मतलब अगर दोनों को कंबाइन करके देखें मन में कि M1 और M2 दोनों कंबाइन है तो क्या होगा। तो यहाँ पे यह कंबाइंड FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि जो N काम कर रहा है नीचे, और ये नीचे क्या M1G और M2G काम करेगा, मतलब M1 + M2 दोनों मिला के जो रिएक्शन देगा वो क्या होगा। अच्छा, इसका अलग से बना देते हैं, ये इस टाइप का मान लेते हैं। ये क्या है,
m1 प्लस m2, तो नीचे क्या देगा फोर्स ये m1 प्लस m2 g, और इसको क्या रिएक्शन मिल रहा होगा बदले में n। ये फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है ना कि इसको अलग करके देख रहे हैं हम लोग, धरती से नहीं जोड़ रहे हैं, बस इस पे जो फोर्सेस काम कर रहे हैं उसी को लिस्ट करेंगे। तो n ऊपर काम कर रहा है तो n ऊपर ले लिए, और ये खुद क्या देगा, ये नीचे अपना वजन तो दे रहा है ना m1 प्लस m2g, मतलब अगर देखा जाए तो इस n को बैलेंस करने के लिए m1 प्लस m2g ही है, ठीक है, जो इसका अपना वेट है। नाउ m1 प्लस m2 इंटू जी इक्वल टू n, सेम चीज़ आ रहा है, मतलब यहाँ पे n2 ले लिए हैं, अगर इसको भी n2 मान लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब एकदम बिल्कुल सेम लगेगा और शायद कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्लियर है? तो n2 हम फाइनल रिएक्शन को मान रहे हैं जो कि दोनों एक साथ दे रहा है। क्लियर है? यहाँ पे n1 किसको मान सकते थे, सिर्फ जो पहला वाला बॉडी दे रहा है। नाउ एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इससे रिलेटेड, उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर एक डब्बा के ऊपर दूसरा डब्बा रखा गया है और उसको अगर चलाया जाए तो ऊपर वाला क्यों नहीं गिरता है। ये तो हमको सबको पता है कि वो गिर जाएगा, लेकिन गिरता क्यों नहीं है। जैसे कि ये 2 kg 3 kg, फोर्स है 10 न्यूटन, सॉरी यहाँ पे 2 kg 3 kg है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिरेगा, तो पहले तो ये समझिए, फोकस नहीं हो रहा है, आई थिंक नाउ क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि क्यों नहीं गिर रहा है, ये सोचने लायक बात है। एग्ज़ाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, सपोज़ ये पेन है, दिख नहीं रहा होगा ना, ये ले लेते हैं, ये सामान इस पे रखा हुआ, अगर 10 न्यूटन फोर्स दें इसको इस तरह आगे ले आने के लिए तो क्या होगा, साथ जा रहा है। लेकिन 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स दें तो क्या हो रहा है, गिर जा रहा है। तो आई थिंक फोकस हो रहा है ना, ओह गॉड, ओह आई एम सॉरी। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग देखेंगे कि 2 kg और 3 kg, जब 2 kg के मास को 2 kg के मास को अगर गिरना होता, ठीक है, तो किस केस में गिरेगा, तभी गिरेगा जब दोनों के बीच का फ्रिक्शन इतना काफ़ी नहीं होगा कि उसको आगे ले जा सके। उसको आगे ले कौन जाता है, जस्ट आप लोग सोच सकते हैं। इसमें अगर हम इसको धीरे धीरे ले जाएं तो ये नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि इसको आगे जाने के लिए जितना फ्रिक्शन का ज़रूरत है वो ये सरफेस दे रही है, लेकिन ज़्यादा स्पीड में ले जाएंगे तो ये नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि उतने स्पीड से जाने के लिए इसको ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत है, लेकिन इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लिमिटेड है। लिमिटेड है मतलब फ्रिक्शन एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ सकता है, इसीलिए एक लिमिट तक ही उसको स्पीड दिया जा सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस पे फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, या नीचे हम हाथ से दे रहे हैं फोर्स, तो इसको ले जाने के लिए मेरा हाथ जिम्मेदार है, लेकिन बात जब इसकी आती है तो इसको आगे ले जाने के लिए फ्रिक्शन जिम्मेदार है, क्योंकि और तो कोई है नहीं। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्लियर? आई थिंक फोकस हो रहा होगा। Sometime problem happens and that is no problem, क्योंकि अभी हम सिर्फ थ्योरी ही एक्सप्लेन कर रहे हैं।
अब इस पे सामान ही नहीं रखेंगे। गॉड, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि होना क्या है। यहाँ पे 2 kg या 3 kg, यहाँ पे 10 न्यूटन है, तो यहाँ पे इसको हम लोग आगे ले जा 3 kg को ये फोर्स कर रहा है, लेकिन 2 kg भी साथ साथ तरक्की करते जा रहा है ज़िंदगी में। तो इसको आगे ले जाने वाला कौन है? नाम है उसका फ्रिक्शन। तो इस फ्रिक्शन का रिएक्शन इसको झेलना पड़ेगा। और ये सिंपल भी है ना, कैसे बोल सकते हैं झेलना पड़ेगा? बाय चांस इसके नीचे अगर कांटी लगा दें और झटका दें तो क्या, हाँ ये इस सरफेस को तो रफ़ करेगा ही, लेकिन खैर सॉरी, उसको समझने के लिए ना हम लोग इस तरह सोच सकते हैं कि जब भी हम लोग किसी चीज़ के ऊपर से कूदते हैं तो उस पर भी कुछ झटका लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नाव पे चढ़ के कूदें तो नाव भी पीछे जाएगी। एग्जैक्टली वही हाल है इसका। इसको आगे ले जाने के लिए अगर फ्रिक्शन जिम्मेदार है, इसका मतलब कोई फोर्स यहाँ काम कर रहा है, मतलब जो फ्रिक्शन है, तो उसका रिएक्शन तो इधर होना ही है, ठीक है। फ्रिक्शन के रूप में आप एक फोर्स को इमेजिन कर सकते हैं, क्लियर। तो उस फोर्स का रिएक्शन इधर होगा। तो 2 kg का FBD बनाया जाए, FBD ऑफ 2 kg, इधर क्या काम कर रहा है? फ्रिक्शन, ठीक है। अब इधर 3 kg का, एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, इस बार एक्सेलरेशन हो रहा है 3 kg। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना का है? 10 न्यूटन, ठीक है। ओह गॉड, फोकस तो हो रहा है ना कम से कम। हाँ, सो नाउ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 kg को ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? 10 न्यूटन, और 2 kg को फ्रिक्शन। और कंबाइंड FBD भी देख लेंगे इधर। कंबाइंड FBD का मतलब दोनों मिलके कैसा फोर्सेस का जाल बिछाया है, ओके। लेकिन हाँ ये एक कंडीशन है कि ये रफ़ होना चाहिए थोड़ा। क्यों रफ़ होना चाहिए? ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा हो और ये स्मूथ, क्लियर है। तो ये सब तो पता ही है, पहले बता चुके हैं। ये इस पर कुछ फोर्स देगा और ये भी उसके बदले उसको रिएक्शन देगा N1। अब ये ज़मीन को कुछ रिएक्शन देगा, इसको भी कुछ रिएक्शन मिलेगा, क्लियर है। अगर दोनों को देखा जाए और माना जाए कि ये गिरने वाला नहीं है, ठीक है, गिरने वाला नहीं है, तो कंबाइंड एक्सेलरेशन क्या होगा? F/m टोटल। फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। मास कितना है? 5। तो कितना आ गया? 3 to 5 kg, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कंबाइंड एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर हम इसको एक सिस्टम के रूप में देखें। और अब उसको हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 2 kg में क्या है? ये N1 वाला कंपोनेंट छूट रहा था, ये N1, और ये क्या देगा नीचे? M1G। और कुछ है? इधर फ्रिक्शन है। N1 को थोड़ा लंबा करके ले लेते हैं, N1, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? जो फ्रिक्शन है वो इधर जा रहा है उसको लेकर, तो वो फोर्स कितना होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है? 2 kg। इसको मिटा दे रहे हैं, कंजस्टेड हो रहा है। कंबाइंड एक्सेलरेशन कितना है? 2। 4 न्यूटन फोर्स आ रहा है। मतलब 4 न्यूटन फोर्स मिलना ज़रूरी है ताकि वो आगे जा सके। अगर इस एक्सेलरेशन से उसको आगे बढ़ना है तो, अगर इस एक्सेलरेशन से ज़्यादा होता तो ज़्यादा फ्रिक्शन का ज़रूरत पड़ता। तो खैर यहाँ पे लिमिट हम नहीं निकाल रहे हैं फ्रिक्शन का, लेकिन फ्रिक्शन इतना फोर्स इसको दे रहा है और इतना देना चाहिए अगर इसको इस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ना है, क्योंकि एक्सेलरेशन 2 है और मास भी 2 है, तो दोनों इनटू का क्या आ जाएगा? 4। अब देखते हैं 3 को। अच्छा N1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग।
N1 कितना है, m1 g, ये बहुत ज़्यादा ही आसान है, 2 × 10, g का वैल्यू 10, m1 2 kg, ये या 20 न्यूटन। यहाँ पे एक बात और देख सकते हैं हम लोग कि 1 kg लगभग 10 न्यूटन के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन कितना हुआ, 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम। ओह गॉड, नाउ वी विल सी एबिडी ऑफ 3 kg, यह 3 kg। इधर अगर इसको ले आ रहे हैं, मतलब इधर एक्सेलरेशन है, ये नीचे क्या दे रहा है, m2g, मतलब जो अपना वजन है इसका m2। ना ऊपर इसको क्या मिल रहा है, n2, ठीक है। इधर क्या मिल रहा है, 10 न्यूटन। और इधर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। तो 10 न्यूटन माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। और अब से सीडो लगना शुरू हो गया है, जैसे कि एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, उधर, लेकिन हम उस एक्सेलरेशन को बैलेंस करके, ताकि फोर्स को क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस फोर्स के रूप में देख सकें, इसीलिए उल्टा लगाएंगे। जैसे कि इधर एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इस तरह भी सोच सकते हैं हम लोग कि ज़्यादा कौन है, 10 न्यूटन, तभी तो वो उधर ले आने में कामयाब हुआ, और फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा था। तो इधर काम कर रहा है 10 और फ्रिक्शन इधर काम कर रहा है, तो 10 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ मास क्या है, 3 kg, और एक्सेलरेशन क्या है, 2। ओके, एक्सेलरेशन 2 है और मास कितना है, 3। तो यहाँ पे चेक करते हैं, मास 3, एक्सेलरेशन 2, 10 माइनस फ्रिक्शन, तो कितना आ रहा है, ये भी 10 माइनस 6 इक्वल टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन यहाँ भी आ रहा है 4 न्यूटन, ठीक है। तो इतना ही एक्सेलरेशन तो सेम ही था दोनों का कंबाइंड मोशन के लिए। तो फ्रिक्शन यहाँ भी कितना आया, 4 ही न्यूटन। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नया कंसेप्ट आया। लेकिन यहाँ पे n2 निकालना है, तो n2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे काम करते हैं। n2 निकालने के लिए n2 सिंपल है, 3 × 10, नहीं n2 ज़्यादा होगा, क्योंकि n2 जो मिल रहा है इसको किसके बराबर है, इस पे और कुछ काम कर रहा था कि नहीं, n2 ऊपर काम कर रहा है, लेकिन n1 अंदर काम कर रहा है। n1 क्या कर रहा है, नीचे काम कर रहा है इसके। तो ये n1 और ये m2g मिला के होगा किसके, n2 के बराबर। यहाँ देखिए ध्यान से, एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स, ये दोनों फोर्स नीचे काम कर रहा है, मतलब m2g प्लस n1 इक्वल टू n2। n1 कितना था, 20 न्यूटन, और n2 क्या है, नहीं पता, m2g 3 × 10, 30 प्लस 20 इक्वल टू n2, 50 न्यूटन इक्वल टू n2। क्लियर है। और एक बात, फ्रिक्शन जो है वो किधर काम कर रहा है, इस पे, उस तरफ, और इसमें इस तरफ। ये सारा चीज़ नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि शुरू में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है, वरना शुरू में तो कोई भी कन्फ्यूज़ हो सकता है। अगर ये सब चीज़ पहले छोड़ दिया जाए तो बाद में बड़ा ब्लंडर होगा। ओके, सो आप लोग इसको नोट कर लें। और इसके बाद जो टॉपिक पढ़ना है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन शायद सबको पता है क्या होता है, मिटा दें। यहाँ पे देखिए ध्यान से फिर से, फ्रिक्शन ज़रूरी होगा इसको ले आने के लिए, और एक लिमिट तक दे पाएगा, क्योंकि जब रफ्तार बढ़ते जाएगा तो उसके बाद ऊपर वाले को, मतलब ऊपर वाले सामान को इतना फ्रिक्शन नहीं मिल पाएगा कि वो भी उतना ही स्पीड से जा सके जितना ये जा सकता है। तो एक लिमिट तक होता है कंबाइंड मोशन फ्री बॉडीज़ में, दोनों फ्री है तो जब तक अटैच नहीं है। नाउ फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद इधर एक्सेलरेशन हो रहा है,
कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालनी है कंबाइंड एफबीडी से, मतलब दोनों को अगर 5 किलो का बोझ मान लिया जाए तो फोर्स 10 लगेगा, तो फोर्स बाय मास एक्सेलरेशन 2 आ जाएगा। जब एक्सेलरेशन 2 है तो इसका मास 2 है और एक्सेलरेशन 2 है तो 4 न्यूटन, इसका भी 3 × 2 6 न्यूटन, दोनों में 10 न्यूटन खपत हो गया है कि नहीं, और फ्रिक्शन एक दूसरे में अपोजिट लगेगा। और ये अगर इसको 20 न्यूटन फोर्स दे रहा है तो ये धरती को कितना देगा 50 न्यूटन, क्योंकि इसके ऊपर इसका बोझ भी है। क्लियर? तो ये जब भी देगा ना तो वो दोनों का कंबाइंड रिएक्शन देगा ग्राउंड को, वो होना भी है। अगर 50 कॉपी को रख दें तो सबसे ज़्यादा मुश्किल नीचे वाले कॉपी को निकालने में है, ऊपर वाले कॉपी को निकालने में कम तकलीफ है। इज इट क्लियर? सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर चलने लगा तो बस चलने लगा। इंसान का भी वही कहानी है, मेरा भी वही कहानी है, सबका वही कहानी है। क्या? कि जब तक हम लोग को अपने आप में कुछ चेंजेस नहीं लाते हैं, हम लोग शुरू नहीं हो सकते हैं कुछ नया काम करने के लिए, या कुछ चेंजेस बाहर से ना आ जाए या कुछ चेंजेस अंदर से ना आ जाए। खैर फिलोसफी को साइड रख के शुरू करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, क्या होता है? दिख रहा है क्या ये न्यूटन सेकंड लॉ? आई होप फोकस भी हो रहा होगा। अरे यार, हाँ ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? जो फोर्स होता है, फोर्स अप्लाइड इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पी है मोमेंटम, उसका रफ्तार मतलब मोमेंटम में जितना बदलाव आएगा ना, फोर्स उसके बराबर होगा। या बोल सकते हैं कि फोर्स जितना होगा उतना ही मोमेंटम में चेंज आएगा। दैट इज़ वेरी सिंपल। जैसे कि क्या बोलते हैं इसको देख लें। अगर कहीं भी स्ट्राइक किया जाए, धीरे धीरे फोर्स लगा रहे हैं तो मोमेंटम क्या है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ये 0 था यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे 2 हुआ। अब बहुत ज़्यादा ही चेंज हुआ मोमेंटम। यहाँ अगर 0 था तो यहाँ हो सकता है 20 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर, नहीं मतलब 4 मीटर पर सेकेंड हो गया हो। अभी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड से 1 मीटर पर सेकेंड, तो फोर्स कम है। अब इसमें क्या है, फोर्स ज़्यादा है। तो फोर्स ज़्यादा हो तो मोमेंटम में जो बदलाव है वो ज़्यादा होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ थोड़ा सा गलती किए तो पापा लोग हल्का सा स्ट्राइक कर देते हैं, लेकिन बाई चांस कुछ बड़ा ब्लंडर कर दिया तो चप्पल जूता का ही बरसात हो सकता है। और जो इसको लठ बोलते हैं, उससे तो ज़बरदस्त ही कमाल हो सकता है। तो उससे जो चोट लगता है बहुत ज़्यादा। तो इससे भी पता चलता है कि जितना फोर्स उतना ही मोमेंटम चेंज। और मोमेंटम चेंज और भी कारण से, मतलब आदत में भी बदलाव आ सकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। नाउ F = dp/dt, और मोमेंटम का फॉर्मूला तो हम लोग सब जानते ही हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे d/dt ऑफ mv। अब क्या होगा, m × dv/dt प्लस v × dm/dt। मास चेंज होने से रहा, इसीलिए dm/dt 0, dv/dt क्या हो जाएगा, a। F = ma, force = mass into acceleration, and here comes the second law of motion। अब हम लोग देखेंगे, हाँ यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है कि F क्या है, फोर्स एक्सटर्नल। ये फोर्स बाहर का होना चाहिए, दो बॉडी के बीच का नहीं होना चाहिए। मतलब जो इंटरेक्टिंग बॉडी है ना, या जो भी इंटरेक्शन है वो बाहर से होना चाहिए। अगर सपोज़ हम बस में बैठ के बस के कुर्सी को लात मार रहे हैं तो उससे बस नहीं हिलेगी। क्यों? क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। क्लियर? सो अब हम लोग देखना शुरू करेंगे कुछ बॉडीज़ को, उसका फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे ये है, ओह
और ये है M1 M2। M1 क्या कर रहा है, इस पे कुछ फोर्स दे रहा है N1, तो उसके बदले इसको भी रिएक्शन मिल रहा है। ये ग्राउंड पे कुछ फोर्स दे रहा है, इसको भी वापस मिल रहा है। ठीक है, अगर अलग अलग FBD लें, जैसे FBD ऑफ M1, ये क्या होगा M1G, और ऊपर क्या मिल रहा है N1, तो N1 इक्वल टू M1G। अब यहाँ देखते हैं FBD और हर चीज़ को गोल ही कर दे रहा है, तो M2 क्या होगा M1, ओ सॉरी नीचे वाला ब्लॉक क्या काम कर रहा है इस पर N2, इधर क्या काम कर रहा है N1, ये खुद क्या दे रहा है नीचे M2G। तो नीचे काम करने वाले फोर्स कौन कौन है N1 और M2G, N1 प्लस M2G इक्वल टू N2, क्योंकि बैलेंस है, मोशन हो नहीं रहा है, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो रहा है, इसीलिए चलेगा ये। तो N1 क्या था M1G, M2G इक्वल टू N2, तो M1 प्लस M2G इक्वल टू N2 हो गया। नाउ कंबाइंड। अभी हो सकता है इजी लगे नया में कि अरे यार ये तो पहले से पता था, कंबाइंड बनाने का क्या ज़रूरत है, लेकिन धीरे धीरे यही छोटे छोटे चीज़ ऑर्डिनरी में अगर एक्स्ट्रा जुड़ जाए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कंबाइंड FBD, एक घड़ा, अरे भाई साहब ड्राइंग बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ये है M1, ये है M2, नीचे क्या फोर्स लगेगा N2, ठीक है, और इसको बदले में क्या मिलेगा, यहाँ नीचे क्या दिख रहा है दोनों का M1 M2G, और इसको क्या मिल रहा है N2। ध्यान से देखिए तो पता चलता है कि दोनों मिलके अगर एक लंप बन जाए, एक ढेर बन जाए M1 M2 का, तो रिएक्शन नीचे दे रहा है, और ग्राउंड से मिलने वाला रिएक्शन को क्या बोल रहे थे हम लोग N2। यहाँ पे अलग करके देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दोनों का मिला के रिएक्शन, ग्राउंड तो N2 हमेशा ही देगा, चाहे उसको अलग देखें चाहे साथ में देखें। इसके ऊपर तो उसका बोझ चढ़ा हुआ ही था ना, लेकिन अलग अलग करके देख रहे थे तो फ़र्क ये आ रहा था कि N1 M1G आ रहा था, और N1 के रूप में M1G उस पर चढ़ा हुआ था। ठीक है, क्लियर हो रहा है। N1 है क्या, M1 के द्वारा दिया गया दबाव, तो यहाँ पे क्या है वो N1 नहीं दिख रहा है। N1 क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच का फोर्स था जो कि कैंसल आउट हो गया, क्योंकि बीच में जो फोर्स काम करता है वो कंबाइंड में नहीं लिया जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा N2 इक्वल टू M1 प्लस M2G, सेम एज दिस। ओके, तो काम ख़त्म, नोट डाउन दिस। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल देखना है ऐसा। अब 3 ब्लॉक का देखेंगे। 3 ब्लॉक अगर रखा हुआ है तो क्या होगा, एज यूजुअल वही चीज़ होगा, कुछ अलग नहीं होगा, बस इसे प्रैक्टिस बढ़ जाएगा। ओह आई एम सॉरी, कहीं फोकस ना बिगड़ गया हो यार। सी यहाँ पे क्या होगा, 3 ब्लॉक अगर हैं, ये M1 M2 M3, अच्छा M2 दिख रहा है क्या, M2 ये कुछ दबाव देगा नीचे, ठीक है, ये सरफेस है, ये कुछ दबाव देगा, उसको क्या बोलेंगे N1, बदले में मिलेगा N1। ये नीचे वाले पे दबाव देगा N2, बदले में मिलेगा N2, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये भी देगा N3, इसको मिलेगा N3। अब बिना देखे भी हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है।
कि N1 का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ M1G, क्योंकि जब इसको सेपरेट करेंगे तो देखेंगे कि ये कितना नीचे फोर्स देगा M1G, तो वो किसके बराबर होगा, ऊपर वाले N1 के। ठीक है, इसमें ये जो इसको दबाव देगा वो असल में सिर्फ ये नहीं दबाव दे रहा, ये जान रहा है कि तू सिर्फ मेरे ऊपर नहीं है, तेरे ऊपर भी जो है वो भी मेरे ही ऊपर है। मतलब ये झेल रहा है बेचारा दोनों का जुल्म, M1 प्लस M2 दोनों का। तो इस पे जो बर्डन आएगा दैट इज़ N2, दैट विल बी इक्वल टू M1 प्लस M2G। अब लास्ट में जो धरती है, ये तीनों पापी का वजन सह रही है मतलब बेचारी धरती नहीं होती है, धरती बोल सकते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे जो N3 है वो क्या होगा, M1 M2 M3 तीनों का वेट जो होगा उसके बराबर झेल रही है। तो तीनों को कंबाइंड ले सकते हैं सबसे पहले, या अलग अलग भी ले सकते हैं। ठीक है, एज यू विश। आई थिंक पहले अलग अलग ही लेना चाहिए। चलिए, FBD ऑफ M1 क्या है, सिर्फ जो एरो इसमें घुस रहा है उसका हिसाब करेंगे, जो उसमें घुस रहा है इसमें ना। और नीचे वो क्या दे रहे हैं, M1G। तो M1G क्या हुआ, इक्वल टू N1। अब FBD ऑफ M2 ये क्या होगा, इसमें देखिए कौन सा एरो घुस रहा है, N1 नीचे N2 ऊपर, N1 नीचे N2 ऊपर, और खुद ये क्या दे रहा है नीचे वजन, M2G। तो N1 नीचे M2G नीचे इक्वल टू N2। N1 कितना है, M1G। N1 होना भी चाहिए था M1G, क्यों, क्योंकि पहले बॉडी का वेट है वो। नाउ M3 फाइनल, 3 के ऊपर क्या क्या हो रहा है भाई, देखिए ध्यान से। N2 इसके नीचे, N2 ऊपर, N2 नीचे आ रहा है, N3 ऊपर जा रहा है, ये M3 है। क्लियर हुआ। और इसका अपना वजन M3G। तो नीचे आने वाला कौन है, दो, N2 और M3G, दोनों को जोड़ के किसके बराबर, N3। N2 क्या है, M1 प्लस M2G। G कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आ गया, N3। डन। अब कंबाइंड FBD देख लेते हैं इसका, सब नोट करते हैं पॉज करके। नाउ ये N3। नाउ सपोज तीनों को अगर एक साथ लें, M1 M2 M3, ये कुछ नॉर्मल रिएक्शन देगा और ये बदले में ये भी कुछ देगा। सॉरी, इसको इसकी एक मिनट इधर एरो बनाते हैं। इसको क्या मिलेगा, N3, और ये नीचे क्या दे रहा होगा, M1 M2 प्लस M3 जी। तो होता क्या है, नीचे हम लोग N3 रख सकते हैं, लेकिन बात तो वही हो जाएगा ना, N3 इक्वल टू N3। तो यहाँ बात है कि N3 किसके बराबर है, तो N3 जो रिएक्शन उसको मिल रहा है ऊपर। क्लियर है, क्योंकि ये तो है ग्राउंड पे काम कर रहा है ना, तो वो छोड़ देंगे। तो ये कितना कुछ दे रहा है नीचे अपना क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, ताकि जो इसको रिएक्शन मिल रहा है वो बैलेंस हो जाए। तो वो है M1 प्लस M2 प्लस M3G। अपना वजन ये नीचे दे रहा है, उसके बदले धरती इसको रिएक्शन दे रहा है, दोनों बराबर है, इसीलिए क्या हो रहा है, बैलेंस है। बट सपोज़ ये इतना भारी हो जाए कि धरती उसका वजन ना सह पाए, तो वो नीचे चला जाएगा। दैट इज सिंपल। तो बैलेंस है, इसीलिए बराबर कर देंगे। ओके, सो नोट इट डाउन। ऑलमोस्ट सारा ही कुछ सेम है अभी तक।
अब देखते हैं। अच्छा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? इसको डिटेल में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि बाई M2 ऑन M1। क्लियर है? और N2 को क्या बोलेंगे? बाई M1 and M2 on N3 by M1 and M2 on M3। क्लियर है? इसे थोड़ा डिटेल है, ऐसे समझ में तो आ ही रहा होगा आई थिंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट केसेस। सपोज ये केस है, बीच में दिखाते हैं। एक ब्लॉक है M मास का, ठीक है। यहाँ पे ये अपना वजन देगा mg, ये मिलेगा इसको नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये सटा हुआ है तो मान लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन इधर भी कितना है, N2 है। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, मतलब कोई मोशन नहीं है। एक्सेलरेशन इस फ्रेम का नहीं है, ये फ्रेम ही नहीं कहीं चल रहा है, मतलब सारा बॉडी शांत है। तो जब तक ये चलेगा नहीं तब तक दबाव इसको फील होगा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिर्फ अगर टच किया हुआ है तो दबाव फील नहीं होगा, सिर्फ टच किया हुआ है। हाँ, इस तरह जब चलेगा तब ये इसको प्रेशर देगा, जब चलेगा तब। तो जब तक चलेगा नहीं उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, नॉर्मल रिएक्शन N2 क्या होगा, 0, और N तो 0 होगा ही। N1 किसके बराबर होगा, उसके वजन के बराबर, दैट इज़ mg। या पूरा सिस्टम को ही लेंगे ना, लेकिन बट सपोज ये तो रिलैक्स ही है, A = 0 अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन केस 2 में अगर इसको इस पर P दबाव दिया जाए, यही मास है, सब कुछ वही है, लेकिन इस पर दबाव दिया जाए तो क्या होगा। अब जो N2 है वो किसके बराबर होगा, P के बराबर। क्यों? क्योंकि अब जब P प्रेशर से हम लोग दबाव देंगे दीवार पे, सपोज लाइक दिस, इसको तो हाथ में भी तो गड़ रहा है। अगर हम दीवार में इसको प्रेस करें तो हाथ में भी दर्द हो रहा है, तो जो प्रेशर इधर देंगे वही नॉर्मल रिएक्शन उसको इधर से मिलेगा। इसीलिए N2 = P। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन = N1 मान लेते हैं, mg। ओके, नाउ और आगे देखते हैं 2 केस। अब केस क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, अभी बहुत ज़्यादा ही धीरे हो रहा है फिर भी। नाउ एक बॉडी है M, इससे अटैच है एक छोटा सा बॉडी, इसका M है, ये M है। तो जब तक रिलैक्स है ये जो लगभग चिपका हुआ ही है, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है N, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, 0, जब ये रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, 0। ये एरो बताता है कि उधर एक्सेलरेशन 0 है और ऊपर नीचे तो स्टेबल दिख ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो फिगर तो यही है, आई थिंक ऊपर नीचे कुछ दिखाना नहीं है। लेकिन अगर हम लोग फोर्स देते हैं इधर से, नेक्स्ट केस में, अगले केस में M है, M यहाँ फोर्स देते हैं, अब एक्सेलरेशन है
यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, 0। किसके लिए, इन दोनों के बीच में। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन शायद होगा। क्यों होगा, क्योंकि सबको पता है कि अगर कोई बॉडी को फोर्स करेंगे तो वो इसको भी फोर्स फील होगा, तो ये रिएक्शन देगा ही देगा। तो जस्ट इमेजिन कि m का FBD बनाते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं m का और चेक करते हैं कि क्या रिएक्शन उसको फील हो रहा है, बेचारे को क्या बुरा लग रहा है। ये हो गया m, ये हो गया f और इधर हो गया n, ठीक है। और एक्सेलरेशन हो ही रहा है इस साइड, ठीक है। तो f माइनस n इक्वल टू m a, ठीक है। तो इसको भी तो एक्सेलरेशन फील हो रहा होगा। जस्ट इमेजिन, इस छोटे वाले m को देखते हैं हम अलग से। m इस पे कौन सा रिएक्शन काम कर रहा है, n। और एक्सेलरेशन क्या है इस पे हमको पता है, इधर एक्सेलरेशन काम कर रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो भी एक्सेलरेशन इस फोर्स के चलते इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक्सेलरेशन तो इसको भी मिल रहा है, ठीक है। तो उसी के चलते इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, ma। और वही नॉर्मल रिएक्शन जो इसको मिलेगा ये भी इसको वापस देगा। इसीलिए m का देखते हैं अब, f माइनस एन इक्वल टू एम है। तो f इक्वल टू एन प्लस एम ए। n क्या है, स्मॉल m है और ये कैपिटल है। देयरफॉर f इक्वल टू a इंटू एम प्लस एम। अभी तक क्या हो रहा है ना कि वट एवर इज़ द थ्योरी अकॉर्डिंगली देयर इज़ ऑब्जर्वेशन। जैसा ऑब्जर्वेशन है वैसा ही थ्योरी है। ये देख के कोई बता देगा कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा। इन दोनों को वो लेके साथ चल रहा है ना, तो दोनों का मास इनटू दोनों का एक्सेलरेशन। और यहाँ ये जो इस पे रिएक्शन दे रहा है वो क्या होगा, उतना ही रिएक्शन होगा जितना फोर्स इसको फील होगा, क्योंकि आप जितने फोर्स से धक्का देते हैं उतना ही फोर्स से उसको वापस रिएक्शन भी मिलता है। तो इसीलिए n क्या है, स्मॉल m इंटू ए। क्लियर हो गया। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और बाकी भी केसेस हैं, वी विल डिस्कस। अच्छा, एक पॉइंट बता देते हैं हम, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ना दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ, ये आप लोग पढ़ लीजिए थोड़ा। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जांपल, ये एक रॉड है तो यहाँ होगा n1 और ये है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये होगा n2, ठीक है। अब यहाँ लेते हैं हम लोग इस तरह का है केस, रॉड यहाँ है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, इधर होगा नॉर्मल रिएक्शन और इधर होगा N2। क्लियर है। और उसके बाद कुछ केसेस थे ऐसे, हाँ तो यहाँ टच कर रहा है तो N1 N2, ठीक है, इसे तो पता ही है। अब एक जो ऐसे होता था, और एक विल, आई थिंक एक विल था। ये अगर T है और इधर भी कितना है टेंशन, T है, तो ये बीच में कितना होगा √2T फॉलोड बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। नाउ एक और देख लेते हैं, बहुत फेमस सा केस है वो, थोड़ा सा ही है, क्यों ना देख ही लिया जाए। आई थिंक फोकस हो रहा है, बार बार देखना पड़ता है।
और अगर फोकस नहीं हो रहा होगा तो ट्राई करिएगा कि आवाज़ से शायद कुछ हो सके, समझ में आए तो ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी है वेइंग मशीन पे है, ठीक है, वज़न इसका हो रहा है, लेकिन ये महाशय कोई रोप को पकड़े हुए हैं और उसमें लटके हुए हैं, तो टेंशन क्या जा रहा है उस पर, टी। ये नीचे वज़न क्या दे रहे हैं अपना, mg, रिएक्शन क्या मिल रहा है, n। तो देखने वाली बात ये है, अगर ये इंसान इसमें जितना इसका वज़न है उतना से लटक जाए तो यहाँ तो मशीन में 0 दिखाएगा ना, क्लियर है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है और t भी ऊपर है, दैट इज इक्वल टू mg। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, mg माइनस टी। अब देखिए, अगर टेंशन mg के बराबर हो जाए, मतलब ये अगर लटक जाए उतना ही वज़न से जितना इसका खुद का वज़न है, तो mg माइनस mg क्या हो जाएगा, 0। और वो होना भी है। अगर हम लोग लटक जाएँ पूरा का पूरा वज़न लगाकर एक रस्सी में ऊपर, तो नीचे तो 0 ही वज़न दिखाएगा ना, क्योंकि उस पर तो कोई वज़न होगा ही नहीं। लेकिन अगर t 0 हो जाए, मतलब ये उसको लगभग छोड़ दे, रस्सी को ऐसे ही हटा दे हाथ, तो पूरा बॉडी का वेट इस पर आ जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg, उस केस में t गायब। तो t माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये अपना वज़न उस पर ट्रांसफ़र कर रहा होगा। कैन यू रिलेट दिस, मतलब इस सबको रिलेट करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, समझ में आने लगेगा कि हम लोग लटके हुए हैं, मेरा वज़न अगर 70 किलो है तो अगर 40 kg का फोर्स ऊपर दे दिए तो नीचे 30 दिख रहा है। अगर पूरा 70 kg का फोर्स दे दिए मतलब t mg के बराबर हो गया। हम जो तनाव दे रहे हैं रस्सी में वो 70 kg का दे रहे हैं, तो नीचे तनाव रहेगा ही नहीं जब सारा तनाव उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, क्लियर है। ऐसे सारा तनाव ट्रांसफ़र कर ही देना चाहिए, किस पे, थोड़ा भगवान पे और मेहनत पे। एक सेकंड देखें, फोकस तो हो रहा है ना, यस थैंक गॉड। आई थिंक इस रूम में थोड़ा आता है वीडियो, कम लाइट पे प्रॉब्लम होता होगा, थोड़ा ब्राइटनेस खर्च करना पड़ेगा आप लोग को। तो यहाँ तक देख लें और उसके बाद जो भी केसेस होगा हम लोग सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। बाय फॉर नाउ एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास। और कुछ भी अगर पॉजिटिव नेगेटिव दिखे तो you can give feedback in comment section, no problem. So all the best, keep on studying, bye.